बहुत दिन हुए सतवीर अंकल और श्रुति आंटी की कोई खबर न मिली। करीब करीब 2 साल हो चुके हैं उनकी शादी को। अब तो रूही ने एक दिन सुबह उठकर सोचा, जब से मैं उन दोनों को ट्रेन पर बैठा आई थी, फिर उनके बारे में कभी कुछ नहीं सुना। कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी ना मालूम हुआ। ना तो कभी उनका कोई कॉल आया और ना ही मैंने उनकी कोई खबर लेने की कोशिश की। जानती हूँ कि गलती सरासर मेरी ही है। सांसारिक कार्यों में इतना उलझ जाती हूँ कि समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। फिर ये बात मेरी जहन में भी एक तरह से निकल चुकी थी। अभी पिछले सोमवार को ही तो रानी मिली थी किट्टी में, उसने भी कुछ नहीं कहा और देखो मैं भी उससे उनके बारे में पूछना भूल गई। अच्छा, रानी को एक बार फोन कर लूं। अरे नहीं, रानी तो तब से नाराज है जब से मैंने उसके पिताजी की दूसरी शादी में मदद की। ढंग से बात भी नहीं करती है, आजकल मुझे अवॉइड करती रहती है। फोन करने पर अगर बात ना करे तो कहीं मुझे पहचानने से ही इनकार ना कर दे। हाँ, याद खूब आया। जाने से पहले अंकल जी ने मुझे अपने गांव का पता दिया था। ऐसा करती हूँ कि एक बार मिल आती हूँ, उन दोनों से हाल चाल भी पूछ लूँगी और लगे हाथ जरा गांव घूमना भी हो जाएगा। जैसी सोच वैसा काम। अगले दिन सुबह घर वालों को सूचित करके रूही उन गांव के लिए रवाना हो गई। जाते समय घर पर यह बताकर गई कि रात तक लौट आएगी। मुद्दतों बाद ट्रेन में बैठकर उसे बड़ा अच्छा लगा। आजर्म शहर में पली रूही का कभी पहले गांव जाना न हो पाया था। जब वह बचपन में सहेलियों को गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाते हुए देखती थी तो उनका भी बड़ा मन करता था कि वहां उनके साथ वहां जाने को, परंतु उनके नाते रिश्तेदार सारे शहर में ही बस गए थे, इसलिए रूही के पास कभी गांव जाने की कोई वजह ही ना थी। परंतु उनके उन दिनों खुद से एक प्रतिज्ञा की थी कि वह एक दिन बड़ी होकर कम से कम एक बार कोई गांव जरूर जाएगी। अचानक के लिए हुए अपने इस फैसले के कारण आज उसकी वह बचपन की प्रतिज्ञा को यूं पूर्ण होते देख कर रूही को बड़ा आनंद आया। उसने मारे खुशी के चलते रेलगाड़ी की खिड़की में से अपना सिर बाहर निकाल कर ताजी स्वच्छ हवा को अपने फेफड़ों में भरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे गांव नजदीक आता जा रहा था वैसे वैसे हवा में एक अजीब किस्म की ताजगी घुलती जा रही थी जो उसके तन मन से प्रसन्नता भरती जा रही थी। शहरों में इतनी स्वच्छ हवा कहाँ मिलती है। वहाँ के घुटन भरे माहौल में एक कृत्रिम जिंदगी जीते हुए हमारा संपूर्ण जीवन निकल जाता है और स्वस्थ वायु सेवन का सपना दिल में ही रह जाता है। रोजी रोटी की फिक्र में शहरों से बाहर निकलना भी कितना कम हो पाता है। शहरों के विपरीत यहाँ पर जहाँ तक रूही की नजरें जाती थी उसे हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। इतनी हरी सीमा को देखकर उसका मन मयूर सस्ता सब कुछ भूलकर अपने प्रिय कोई गीत के बोल गुनगुनाने लगा था। तभी उसके ध्यान दिया कि ट्रेन के अधिकांश लोग उसके इस पागलपन को, इस हरकत को घूर घूर कर देखे जा रहे हैं। अपनी झेप को छिपाने के लिए रूही ने जल्दी से अपना चेहरा पुनः खिड़की से बाहर कर लिया। गांव पहुंचकर
उस 2 साल पुराने पते को ढूंढकर निकालने में पहले तो रूही के पसीने छूट गए। यहाँ कोई सतवीर अंकल के बारे में कुछ भी बता ही ना पाया। उसके गांव वाले मकान में भी इस समय कोई और परिवार रह रहे थे। उन लोगों में से किसी ने अंकल अथवा आंटी का कभी नाम भी ना सुना था। इधर दोपहर हो चली थी, हवा में गर्मी बहुत बढ़ रही थी। रूही ने तो सोचा था कि आंटी से मिलने पर वे जरूर उसे खाना खिलाए बिना न छोड़ेंगी, पर यहाँ तो नज़ारा ही बहुत अलग था। रेलवे स्टेशन से खरीदा हुआ पानी का बोतल तो 5 घंटे की सफ़र में ट्रेन में ही पूरी खत्म हो चुकी थी। इस समय उसे प्यास भी बहुत लगी थी। आगे बढ़कर रूही ने देखा कि गांव के एक पीपल के एक पेड़ के नीचे एक हैंडपंप लगा था। रूही की आदत नहीं थी हैंडपंप से पानी भरने की, और पंप का डंडा भी काफी सख्त था। कई बार ताबड़ तोड़ हाथ चलाने पर जरा सा पानी जैसे ही निकला, रूही ने उसे किसी तरह साथ लाए हुए बोतल में भरकर अपनी प्यास बुझाई। रूही को इसी समय एक 12-13 बरस का लड़का दिखाई जो वहीं पर पानी पीने आया था। उसके हाथ में स्कूल का एक थैला भी था। शायद वह स्कूल से घर जा रहा था। रूही ने आगे बढ़कर उस लड़के से सतवीर अंकल के बारे में पूछा, परंतु उसे भी कुछ मालूम न था। लेकिन उस लड़के ने एक अच्छा सा उपाय उसे सुझाया। वह बोला, उधर उत्तर की तरफ चले जाइए, वहाँ आधे मील की दूरी पर पंचायत भवन है, वहाँ पूछ लीजिए। वे लोग गांव भर की जानकारी रखते हैं। धन्यवाद बच्चा। रूही ने प्यार से लड़के का माथा सहलाया और वह पंचायत भवन की ओर आगे बढ़ गई। आज रूही की किस्मत सच में बहुत खराब थी। पंचायत भवन में जाकर देखा तो मेन दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। सूचना पट पर लिखा हुआ था, इस समय है मध्याह्न भोजन हेतु अवकाश है। कार्यालय पुनः 5 बजे खुलेगी। रूही को घर वापस भी जाना था। उसकी 5:30 बजे की वापसी गाड़ी थी। 5 बजे तक रुकने का मतलब था आज इसी गांव पर रात बिताना। क्या करें ना करें। थोड़ी देर तक वहां खड़ी खड़ी रूही यही सोचती रही। भूख मारे उसकी हालत खराब थी। चल चल कर अब बहुत थकान सी महसूस होने लगी थी। रूही थोड़ी देर के लिए वहीं पंचायत भवन की सीढ़ियों पर बैठ गई। साथ में लाए पर्स को खंगालने पर वहां से एक डायरी मिल्क का छोटा सा पैकेट निकला। वह भी गर्मी से बिल्कुल पिघला हुआ। शायद कभी उसकी बेटी इस पर्स में रखकर भूल गई होगी, पर इस समय वह पिघला हुआ चॉकलेट भी रूही की भूख मिटाने में मददगार साबित हुआ। वहीं खाने के बाद रूही ने भवन में आगंतुकों के लिए रखे हुए पानी की सुराही में से एक गिलास ठंडा पानी निकाला और गटागट उसे पी गई। तब जाकर रूही की जान में जान आई और वह पुनः बरामदे की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। रूही वहीं पर बैठी हुई समय काटने के लिए इधर उधर देख रही। पंचायत भवन का पक्का एक मंजिला भवन था। बरामदे पर बिजली का पंखा घूम रहा था। आसपास के घर भी सारे पक्के मालूम हो रहे थे। काफी साधन संपन्न गांव था। कई मकानों के सामने गाय बंधी हुई थी जो इस समय मारे गर्मी के बैठे बैठे ऊब सी रही थी और उसी हालत में कभी कभी आंखें बंद किए हुए थी। जुगाली भी किए जा रही थी। कुछ एक घरों के सामने दुपहिए खड़े थे और कई
एक के आगे खड़ी हुई कारों भी थी। सड़क पर धूल बहुत उड़ती थी। शायद इसीलिए उन कारों को ढक कर रखा गया था जो रोज इस्तेमाल में न लाए जाते हों। रूही को बैठे बैठे अब करीब पौना घंटा हो गया था कि वहां पर एक चौकीदार आया। उसके हाथ के दोनों में कुछ जामुन थे। उसने वे जामुन लाकर रूही की ओर बढ़ा दिए और बोला, काफी वक्त से देख रहा हूँ आपको यहाँ बैठी हुई हैं। किसी से मिलना है क्या? बाबू लोग अब 6 बजे ही आवेंगे। ओह, इतना समय, अब तो बड़ी देर हो जाएगी मुझे, कहकर रूही ने एक जामुन को अपने दांतों से काटा। जामुन बड़े हष्ट पुष्ट थे। भूखे पेट में उनको खाना उसे बेहद अच्छा लगा। आप तो इस गांव की नहीं लगती, कभी देखा नहीं मैंने आपको यहाँ पहले। किससे मिलना है? चौकीदार ने पुनः उससे पूछा। जी, सतवीर सिंह जी से मिलना था और उनकी धर्मपत्नी श्रुति जी से। कौन सतवीर सिंह? वही जो 2 साल पहले अपनी वायता के साथ शहर से गांव रहने के लिए आए थे। उन्होंने जो पता दिया था वहां पर अब निखिलेश शर्मा जी का परिवार रह रहा है। इस बार वह चौकीदार वहीं पर रूही के सामने जमीन करू होकर बैठ गया। कुछ देर तक याद करने की मुद्दा में रहने के बाद फिर रूही से बोला, हाँ, खूब याद आया। आए थे एक ऐसे सज्जन यहाँ पर खेती बाड़ी करके जिंदगी बिताने के लिए शहर से। साथ में उनकी लुगाई भी थी। हाँ हाँ, वही है शायद। आशा की एक किरण हाथ लगते ही रूही उद्यतना में उठ खड़ी हुई थी। बताइए ना, कहाँ मिलेंगे वे इस वक्त? अच्छा, वो मैं ठीक ठाक तो नहीं जानता, पर वे हर मंगलवार को गांव के हनुमान मंदिर पर मत्था टेकने शाम को जरूर आते हैं। आज मंगलवार है ना, वहीं पर मिलेंगे। इसके बाद रूही ने उससे हनुमान मंदिर का पता पूछकर उस तरफ भागने लगी। उसके हाथ में सिर्फ 2 ही घंटे रह गए थे। शायद जाने से पहले अंकल और आंटी उसे मिल जाए। जाते समय चौकीदार को जामुन के लिए धन्यवाद देना ना भूली वह। हनुमान मंदिर में जाकर रूही को पता चला कि अब मंदिर का कटाप 4:30 बजे के बाद ही खुलेगा। ओह, यहाँ भी बंद कटपाट। रूही हताश नैनों में उधर उधर देखने लगी। आज तो संकट मोचन ही पार लगाए तो करे। पता नहीं किसका मुंह देखकर निकली थी घर से। लगता है यूं अचानक चले आना सही न हुआ। थोड़ा जांच पड़ताल करके आती तो अच्छा होता। सब ओर से निराशा होकर रूही ने पर्स में से अपना फोन निकाला। अब रानी से पूछने के अलावा और कोई चारा बचता ही नहीं है। वे ही बताएंगे कि उसके पिताश्री कहाँ पर है इस वक्त। लेकिन अरे देखो तो, यहाँ पर नेटवर्क है ही नहीं, कॉल नहीं जा रहा है। हुई नाकाम कोशिशों के बाद रूही ने वापस फोन को अपने पर्स के अंदर पटक दिया। लगभग साथ ही साथ रूही को कुछ औरतों के तेज तेज बोलने की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई किसी को डांट रहा हो। आवाज हनुमान मंदिर के पीछे की तरफ से आ रही थी। कौतूहल की रूही जल्द ही भागकर मंदिर के पीछे वाले हिस्से में जाती ताकि देख सके कि माजरा क्या है। वहां जाकर जो रूही ने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। घूंघट काढ़े पोछा लगाती हुई एक बेचारी गरीब औरत को 2 लोगों ने धक्के देकर जमीन पर गिरा दिया और उस पर जमकर थप्पड़, घूंसे और लातों की वर्षा वे
देवियां कर रही थी। बेचारी औरत सिर झुकाए बैठी थी। गांव के इस शांत वातावरण में ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा, ऐसा रूही ने कभी कल्पना भी न की थी। औरतों द्वारा दूसरी औरतों के प्रति जो हिंसात्मक व्यवहार, वह भी ईश्वर के पवित्र स्थान पर। सब कुछ देखकर रूही थोड़ी देर के लिए स्तब्ध सी खड़ी रही, परंतु अधिक देर के लिए वैसी न रह सकी। उस पीड़िता को बचाने के लिए कुछ करना जरूरी था। इतनी देर में जाने कहां से कुछ और औरतें निकल कर आई और उस महिला को जोर जोर से गालियां देने लगी। समवेत हिंसा का एक दारुण माहौल पैदा हो गया था। रूही तब बचाव के उद्देश्य से बीच में जाकर खड़ी हो गई। आप सब इन्हें क्यों मार रहे हैं? बेचारी का कसूर क्या है? अरे इनको तो खून भी आने लगा है। अरे ये औरत रोज मंदिर से फल चुरा कर ले जाती है, हम प्रसाद चढ़ाते पर ये महारानी सब चुरा ले जाती हैं। एक बड़ी बड़ी बिंदी लगाए औरत ने कहा, मैंने सिर्फ एक केले उठाए हैं, वह भी आज पहली बार। मेरे पति खाना चाह रहे थे। फर्श पर गिरी हुई महिला ने इस आरोप के विरोध में अपने घूंघट की ओर से कहा। सहारा पाकर शायद उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिल गया था। अरे पति को खिलाना है तो खरीद कर खिला, जुड़े वाली एक दूसरी महिला ने कहा। दीदी, यह झाड़ू पोछा करने वाली खरीद कर क्यों कर खिलाएगी जब वहां से मुफ्त मिल जाया करता है तो। एक तीसरी औरत जो अब तक पान चबा रही थी, अपने लाल दांतों को निकालकर हंसती हुई ताना देकर बोली, अरे आप लोग इस तरह एक छोटी सी बात के लिए लड़िए मत। मुझे नहीं लगता है कि अब इनकी कोई उम्र है चोरी करने की। अच्छा, कितने फल चुराए हैं जरा बताइए, मैं उसका भरपाई कर देती हूँ और यह झगड़ा यहीं समाप्त कीजिए। कहकर रूही अपना पर्स निकालती है। जाने दे बहनों, चल ऐसे लोगों का क्या मुंह लगना। माथे पर लगी गोल बिंदी को चमकाती हुई पहली वाली महिला ने कहा। जब एक एक कर सारी झगड़ती महिलाएं वहां से निकल गई तो रूही ने धीरे से पीड़िता के पास जाकर कहा, उठिए, आपको चोट लगी है, चलिए आपके जख्मों को साफ कर दूं। पानी लाकर जख्म धोते समय रूही ने आश्चर्य देखा कि चोट खाई महिला कोई और नहीं, उसकी श्रुति आंटी थी, जिनसे मिलने के लिए वह इस गांव में आई थी। रूही श्रुति आंटी को देखने उनके घर तक गई। घर तो क्या था, मंदिर से लगभग आधे कोस की दूरी पर पर्याप्त खपरेल में इस समय अंकल और आंटी दोनों जने किसी तरह अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहे थे। खपरेल का किवाड़ खोलते ही एक सीली हुई अंधेरा रूही का स्वागत करता है। उसी अंधेरे में से किसी ने कमजोर कंठ से पुकार कर कहा, पानी पानी, जरा पानी पिला देना। यह चिड़ा आवाज सतवीर अंकल की थी। रूही एक पल में पहचान गई। उसने मोबाइल से टार्च जलाया और भागकर अंकल के पास गई। फिर पास में ही रखी मिट्टी की सुराही में से, जिसके ऊपर रखी एक एल्युमिनियम का जरा सा घिसे हुआ पुराना गिलास भी था, उसी में कांपते हाथों से पानी भरकर उन्हें पिला दिया। सतवीर अंकल की यह हालत देखकर रूही मारे क्रोध से कांपने लगी थी। तभी पानी भरते समय उनके हाथ से कुछ पानी नीचे जमीन पर गिर पड़ा था, जिसे सूखी प्यासी जमीन ने तुरंत ही सोख लिया था। श्रुति आंटी, अंकल
अंदर आते ही जमीन पर बैठ गई थी। बैठने की और कोई दूसरी जगह उस खपड़ेल में कहाँ मौजूद थी। एकमात्र टूटा फूटा चारपाई जो था, उस पर अस्त व्यस्त सतवीर अंकल पहले से ही लेटे हुए थे। आंटी जी की चोट से हालांकि अब खून बहना बंद हो गया था, लेकिन दर्द वह अभी तक कम न हुआ था। इन दोनों की हालत पर रूही को अब जोर से रुलाई आने लगी थी। रास्ते में श्रुति आंटी ने रूही को पूरी कहानी बता दी थी। शायद सतवीर से शादी के लिए हाँ करना मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। बेटा, मैं तो पहले से ही अभागी थी, परंतु मैंने अपने साथ साथ उनकी जिंदगी को भी नरक बना दिया। उन्होंने कहा शुरू किया था, क्या हुआ था आंटी बताइए, आप दोनों इस हालत में कैसे पहुंचे? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों से मिलने चली आई थी, पर निराश होकर घर वापस जा रही थी तो संकट मोचन ने इस तरह आपसे मिला दिया। आपके पुराने घर की गई थी, पर वहाँ तो कोई और ही परिवार का निवास है। यह सब कैसे हो गया, बताइए ना आंटी। अरे रूही बेटा, जिसके किस्मत में दुख लिखा हो उससे संकट मोचन भी संकट से कभी उभार सकते। पहले 6 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हमने वह मकान दोबारा बनवाया था, खेती बाड़ी भी अच्छी चल रही थी। तुम्हारे अंकल की मेहनत खूब रंग लाई थी। मकई की खेती उस साल इतनी अच्छी हुई थी कि उन्हें बेचकर खूब पैसे मिले थे। दिवाली के समय तुम्हारे अंकल शहर जाकर अपने पोता पोती और बेटी दामाद को नए कपड़े वगैरह अपने हाथों से देकर आए थे। बेटे और बहू को भी उन्होंने पैसे भिजवाए थे। इसके कुछ ही समय बाद, यही कोई 1 महीना बाद होगा शायद, राजा देश लौट आया था। एक दिन वह अपनी बहन को साथ लेकर यहाँ गांव में हमसे मिलने आया था। विदेश में उनका कारोबार बंद हो गया था, उसे इसलिए रुपये की ज़रूरत थी। वह अपने पिता के पास आकर पैसे के लिए अनुरोध करने लगा। ये पिता थे तो अपने बेटे को कैसे मना करते, वह भी उस समय जब बेटा मुश्किल में हो। सो ये रुपये देने को तैयार हो गए। राजा सारे कागजात साथ बनवा कर लाया था और साथ में उसका वकील भी आया था। तुम्हारे अंकल ने उसके कहने पर तुरंत दस्तखत कर दिए थे। कुछ दिनों के बाद कोर्ट से निर्देश आया कि हमें वह घर खाली करना पड़ेगा। वही नहीं, हमारे खेत भी सारे रानी ने अपने नाम करवा लिए थे और मकान को राजा ने हड़प लाया था। दोनों भाई बहन शहर से ही सारी योजना बनाकर आए थे कि हमें हमारी समस्त संपत्ति से बेदखल करके ही दम लेंगे। राजा ने इसके बाद उस घर को गिन चुने कीमत पर किसी को बेच दिया था। अतः हमें वह घर खाली करना पड़ा और हमारे बेघर होने के बाद यहाँ इस झोपड़ी में आ गए। ओह, कितना भयानक छल, वह भी अपने ही औलाद के द्वारा। रूही का रूह तब हिल चुका था। उस रात को रूही घर वापस न जा पाई थी। रात को सतवीर अंकल का बुखार बढ़ गया था। उसने उन्हें दूध लाकर गर्म करके दिया। अपने और आंटी के लिए रोटियां पकाई। रात को ही रूही ने फोन पर अपने पति को सारी बातें बता दी थी। उसका पति विकास एक एनजीओ में कार्यरत था। उनका एनजीओ वृद्धों, लावारिसों और बेघरों के लिए काम करती थी। विकास ने सतवीर अंकल और आंटी के रहने के लिए वहां पर सब तरह का बंदोबस्त करा दिया।
विकास के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। रूही ने भी कम उम्र में ही अपनी माता और पिता को खो दिया था। अतः विकास और रूही माँ बाप की अहमियत समझते थे। कुछ समय पश्चात दोनों पति पत्नी ने यह सम्मिलित निर्णय लिया कि वे सतवीर अंकल और श्रुति आंटी को अपने माता पिता के रूप में गोद लेंगे। काफी दौड़ भाग करके विकास ने आखिर वह काम कर दिखाया जो सतवीर अंकल के खुद के बच्चों ने कभी ना किया था। सतवीर अंकल के दोनों बच्चों ने हमेशा उन्हें एक मीठे पानी का कुआं ही समझा था, जिनसे जब जब उनको ज़रूरत पड़ी वह बाल्टी भर कर पानी निकालते रहे। पर उनके दो नए कानूनी बच्चों के लिए केवल उनका आशीर्वाद ही सबसे मूल्यवान संपत्ति स्वरूप था। उन दोनों का उनके जीवन का हिस्सा होना ही सबसे बड़ा पुरस्कार था। हालांकि उन दोनों के गोद लिए जाने के इस काम के विपक्ष में राजा और रानी की ओर से जोरदार विरोध हुआ था। कई महीनों तक कोर्ट में केस भी चला, पर आखिर जीत प्रेम, वृद्धा और मानवता की ही हुई थी।